जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। देखिए, राजनीतिक मंथन चालू है देश के अंदर। एक बहुत बड़ा राजनीतिक मंथन चालू है। जैसे पुराने समय में सुना होगा आपने कि देवताओं और दैत्यों ने समुद्र मंथन किया था और उस समुद्र मंथन से अमृत निकला था और विष भी निकला था। इस समय देश के अंदर एक राजनीतिक मंथन चल रहा है। अब इसमें अमृत निकलेगा, विष निकलेगा, किसके हिस्से विष जाएगा, किसके हिस्से अमृत जाएगा, ये तो समय की बात है। लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में देखिए, भारत के अंदर दो प्रकार की शक्तियां सक्रिय हैं। एक जो मनुवाद के साथ है, जो मनुस्मृति के साथ है, जो छुआछूत के साथ हैं, जो असमानता के साथ हैं, जो धार्मिक और सामाजिक विद्वेष के साथ हैं, और दूसरी तरफ वो लोग खड़े हुए हैं जो कि संविधान के साथ हैं, जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के साथ हैं, जो समानता के साथ हैं, जो छुआछूत के अगेंस्ट हैं, वो दूसरी तरफ खड़े हुए हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज यह है, जब पहले समुद्र मंथन हुआ था तो एक तरफ देवता थे, एक तरफ दैत्य थे। लेकिन इस बार के समुद्र मंथन में मंथन दोनों तरफ से हो रहा है। एनडीए में भी मंथन चल रहा है, मतलब मंथन माने परिवर्तन हो रहा है, और इंडिया गठबंधन में भी एक परिवर्तन हो रहा है। आपस में भी लड़ रहे हैं और आपस में लड़ रहे हैं। जैसे आपने देखा, अमित शाह जी ने जो एक अप्रत्याशित गलती की, संसद के अंदर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान करके, या उन्होंने टेस्टिंग की थी। वो जानना चाहते थे कि देश की जनता का रिएक्शन क्या होगा अगर मैं भगवान को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के साथ खड़ा कर दूंगा। तो सनातनी भावना जागृत होगी, लोग सनातन की तरफ चले जाएंगे, बाबा साहब को छोड़ देंगे। लेकिन दलित चिंतकों को मैंने सुना, उन्होंने कहा कि आपने कहा जो भगवान का नाम लेगा स्वर्ग जाएगा, इसका माने जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का नहीं, जो बाबा साहब का नाम लेगा वो स्वर्ग नहीं जाएगा, वो तो कहां जाएगा, क्या वो नरक जाएगा? ऐसा अमित शाह जी की बात से लगा, उन्होंने ऐसा कहा। यह दलित चिंतकों का कहना है। तो जब अमित शाह जी ने एनडीए के नेताओं की मीटिंग बुलाई और उसके अंदर सभी को आमंत्रित किया, एनडीए के गठबंधनों को, तो आप जानते हैं 40-42 पार्टियां हैं एनडीए के अंदर, और उन पार्टियों में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मंत्री भी हैं। लेकिन उसमें दो तीन चीजें देखने लायक थी। पहली है कि मुखिया तो उस एनडीए के मोदी जी हैं, वो मीटिंग में मौजूद नहीं थे। अमित शाह जी ने अध्यक्षता की, नड्डा जी ने अध्यक्षता की, और उसमें चंद्रबाबू नायडू साहब थे, अनुप्रिया पटेल थी, जीतन राम मांझी जी थे, जनता दल यूनाइटेड की तरफ से नीतीश कुमार नहीं थे, राजीव रंजन सिंह, लल्लन सिंह थे, और दो तीन लोग और थे। लेकिन जो बड़े लोग थे, एकनाथ शिंदे की पार्टी से कोई नहीं था, जेडीएस के भी थे, कुमार स्वामी साहब थे, अजीत पवार की पार्टी से कोई नहीं था, और जेडीयू में भी नीतीश कुमार ने उचित नहीं समझा कि इस मीटिंग की इतनी मेहनत, तो समझा कि उसमें गए, लेकिन केवल 8-9 लोग थे। तो इसका मतलब एक मंथन एनडीए के अंदर भी चल रहा है, और ये ऐसे खबरें आ रही हैं, करीब 135 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऐसे हैं एनडीए के अंदर जिन्होंने ये मांग कर दी है कि अमित शाह जी को माफी मांगनी चाहिए या उनको बर्खास्त कर देना चाहिए मोदी जी को। तो मोदी जी ने अमित शाह से पल्ला झाड़ लिया है। तो एक मंथन तो चल रहा है जो एनडीए के अंदर चल रहा है, एक मंथन चल रहा है जो इंडिया गठबंधन में चल रहा है। आपने देखा होगा, अजय माकन जी ने और संदीप दीक्षित ने आम आदमी पार्टी पे कुछ आरोप लगाए, केजरीवाल साहब पे कुछ आरोप लगाए। आज संजय सिंह ने और आतिशी ने संदीप दीक्षित पे और अजय माकन पे आरोप लगाए, और यह आरोप तक लगा दिया कि संदीप दीक्षित को बीजेपी फाइनेंस कर रही है। फराज सूरी जो मनीष सिसोदिया के खिलाफ लड़ रहे हैं, उनको बीजेपी सपोर्ट कर रही है, उन्हें फाइनेंस कर रही है। माने इंडिया गठबंधन के बीच में भी उसी प्रकार की तनातनी है जैसे कि एनडीए गठबंधन के अंदर है।
और ये भी बात सही है कि संजय सिंह को ये बुरा लगा कि अजय माकन ने ये क्यों अरविंद केजरीवाल को एंटी नेशनल कहा, नहीं कहना चाहिए था। लेकिन 2013 में जब कांग्रेस की सरकार थी तो बिना किसी पुख्ता सबूत के अगर आपने शीला दीक्षित को देश का सबसे भ्रष्टतम मुख्यमंत्री कहा था केजरीवाल साहब अन्ना हजारे के आंदोलन में, आपको वो भी नहीं कहना चाहिए था। आपने देश के उस समय के कैबिनेट के 5 सबसे बड़े मंत्रियों को भ्रष्टतम मंत्री कहा था और कहा था कि मेरे पास इतनी बड़ी चार्जशीट है और मैं सबको जेल भिजवा दूंगा। 11 साल हो गए, हुआ तो कुछ नहीं। तो जो अजय माकन ने अरविंद केजरीवाल के साथ कहा उन्हें भी नहीं कहना चाहिए था, और जो अरविंद केजरीवाल साहब आपने शीला दीक्षित जी के लिए कहा था वो भी आपको नहीं कहना चाहिए था। तो ये किसने क्या कहा वाला मुद्दा तो देखिए छोटा है, असली मुद्दा क्या है? इस समय देश किस नाजुक स्थिति में खड़ा हुआ है। देश के एक और गांधी के मार्ग पे चलने वाले एक बहुत बड़े किसान अन्नदाता जगजीत सिंह डल्लेवाल भूख हड़ताल पे हैं, जैसे अन्ना हजारे थे। जब अन्ना हजारे भूख हड़ताल पे थे तो उस समय 5 मंत्री कांग्रेस के उनसे मिलने गए थे और उनसे वार्ता की थी। ये डेमोक्रेसी में है, ये नेचुरल है, नॉर्मल है। लेकिन डल्लेवाल साहब से मिलने कोई नहीं गया है, कृषि मंत्री भी नहीं गए, कोई मंत्री नहीं गया, कोई पदाधिकारी नहीं गया। और केजरीवाल साहब आपने इसमें कोई आपत्ति भी नहीं की। वो पंजाब के अंदर बैठे हैं और मृत शैया पे हैं। कीटोन लेवल उनका जो होता है, जो किडनी की स्थिति को दिखाता है, वो 5 गुना ज्यादा है। इसका मैंने डॉक्टर्स ये बता रहे हैं जो उनकी देखभाल कर रहे हैं कि उनकी किडनी कभी भी फेल हो सकती है, उनको कभी भी हार्ट अटैक आ सकता है। और उनकी अगर भगवान करे कि उनकी लंबी उम्र हो, शतायु हो वो, लेकिन अगर उनके स्वास्थ्य के साथ कुछ होता है तो उसके लिए पंजाब सरकार भी दोषी होगी और केंद्र सरकार भी दोषी होगी। तो ये एनडीए के अंदर जो एक मंथन चल रहा है, जो एक तरफ तो सवर्ण मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं और दूसरी तरफ ओबीसी और शेड्यूल ट्राइब सांसद हैं। क्योंकि आपने देखा जेडीयू के भी जो 2 लोग आगे बढ़ के जिन्होंने कदम उठाया, एक संजय झा साहब और एक लल्लन सिंह। लल्लन सिंह भी सवर्ण है और संजय झा भी ब्राह्मण है। लेकिन वहां का जो ओबीसी और दलित वर्ग है वो इस बात से बहुत ज्यादा पीड़ित है, क्योंकि उन्हें बिहार के अंदर 6 महीने के बाद इलेक्शन में जाना है और वहां पे दलित, ओबीसी, एससी, एसटी, मुसलमान ये मेजोरिटी में है और वो चुनाव नहीं जीत पाएंगे, अपने क्षेत्र में नहीं जा पाएंगे अगर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के ऊपर हुए इस प्रकार की टिप्पणी जो संसद के अंदर अमित शाह जी ने की, अगर उस पर खेद प्रकट नहीं करते या उन्हें मोदी जी नहीं हटाते तो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। तो मंथन दोनों तरफ चल रहा है। जगजीत सिंह डल्लेवाल की स्थिति गंभीर है और उस पर सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है। 750 किसानों की शहादत पे भी कोई ध्यान नहीं दिया गया था। अब सवाल यह है कि अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह ने कहा और आतिशी ने कहा कि हम इंडिया गठबंधन के बाकी साथियों से भी बात करेंगे कि इंडिया कांग्रेस को इंडिया गठबंधन से बाहर कर दे। इसका मैंने आप थर्ड फ्रंट की बात कर रहे हैं। और ये आप जानते हैं भारत के इतिहास में जब लोकसभा के चुनाव होंगे तो वहां पे अगर थर्ड फ्रंट होगा तो वो निष्प्राय हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। लड़ाई केवल भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के बीच में होगी। और यही बात संदीप दीक्षित ने आज साक्षात्कार में कही कि भाई इंडिया गठबंधन तो इंटैक्ट है, वो तो पार्लियामेंट इलेक्शन के लिए, असेंबली इलेक्शन में उसको क्यों घसीट रहे हैं। यहां आमने सामने हैं, एक दूसरे पे वार करेंगे और जहां डायरेक्ट फाइट मोदी जी की नीतियों के खिलाफत होगी, पूरा इंडिया गठबंधन एक साथ खड़ा होगा। और विधानसभा में क्योंकि हमें अरविंद केजरीवाल के साथ और उनकी नीतियों के खिलाफ लड़ना है तो यहां पे आम आदमी पार्टी कांग्रेस लड़ेगी, जैसे पंजाब में भी लड़ी थी, गुजरात में भी असेंबली में लड़ी थी, पार्लियामेंट में तो समझौता हो गया था। अब देखने की बात यह है कि नीतीश कुमार जैसे व्यक्ति एकनाथ शिंदे से सीखते हैं क्या, बीजेडी से सीखते हैं क्या, बीआरएस से सीखते हैं क्या, एकनाथ शिंदे से, अजीत पवार से सीखते हैं क्या, अकाली दल से सीखते हैं, इंडियन नेशनल लोक दल से सीखते हैं या नहीं सीखते हैं। और आम आदमी पार्टी के नेता और कांग्रेस के वो नेता जो कि एक मैसेजिंग क्रिएट कर रहे हैं, क्या उससे एक भ्रम की स्थिति नहीं पैदा हो जाएगी और क्या उससे संविधान को खत्म करने वाले और मनुस्मृति की
की स्थापना करने वालों की इच्छा की पूर्ति नहीं हो जाएगी। तो गहन मंथन की आवश्यकता एनडीए गठबंधन में भी है और इंडिया गठबंधन में भी है। अब देखते हैं किससे क्या होता है और अगले 2 4 5 10 दिन में पता चलेगा कि ये मंथन से क्या निकलेगा, अमृत निकलेगा कि विष निकलेगा, अमृत कौन पिएगा और विष कौन पिएगा। नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम।